Good morning, students. Welcome all. I'm Supriya teacher. I'll be taking science. और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसे नमक कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है हम अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और थोड़ा नमक जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अम्ल, क्षारक और लवण, चैप्टर नंबर 5 है। ओके। सो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है, मेनली जिस पे हम फोकस करने वाले हैं वो है क्षारक, क्षारक के प्रकार और केलासीय जल। ठीक है। अगर आपको याद होगा, आपको 8th स्टैंडर्ड में आप अम्ल क्षारक की पहचान कर चुके हो। चैप्टर नंबर 12 था जिसमें अम्ल और क्षारक की पहचान हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये क्षारक और उसके प्रकार और केलासीय जल पढ़ने से पहले जो हमको है, थोड़ा सा बेसिक चीजें जो है हमको जानना जरूरी है। तो बेसिक चीजें क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक थिंग्स क्या है? सबसे पहले तो अम्ल और क्षारक क्या है। ठीक है ना। अब जैसे कि अम्ल पे पहले फोकस करते हैं। बेसिक चीज जो है, जो हमको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि जैसे कि जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तो हमको क्या बताया गया था कि जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, जैसे कि नींबू, इमली, दही, संतरा, जो भी पदार्थ, सिरका, आंवला, इन सब पदार्थों का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। तो उनका ये स्वाद जो है, खट्टा स्वाद जो है, उसमें एक विशिष्ट प्रकार का जो यौगिक है उसके कारण प्राप्त होता है, बराबर। और इस खट्टे स्वाद को देने वाले यौगिक को ही क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब कुछ जो प्राकृतिक अम्ल जो हम जानते हैं वो किसमें है? नींबू में, इमली में है, दही में है, संतरे में है, अंगूर में है, ये सब में प्राकृतिक अम्ल है। और कुछ अम्ल जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं, बराबर। फिर इस अम्ल का बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट जो है, हमको बताया गया क्षारक। ठीक है। तो क्षारक क्या है? तो हमको ये बताया, हमने ये पढ़ा कि जो भी पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, बराबर, जैसे कि चूने का पानी, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये करेला। करेला तो आप सब अच्छे से जानते हो, बहुत सारे लोगों को पर करेला नहीं पसंद होगा। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो कड़वा है, कसैला है, बराबर। तो हमें टेस्ट करके, हम यहाँ पे टेस्ट करके, टच करके हम क्या बता रहे हैं कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है। तो जो भी पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? क्षारक नाम दे दिया। ठीक है। तो अम्ल और क्षारक की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम टेस्ट करके या फिर हम जो है उसको टच करके बता पा रहे हैं कि अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे कि एसिड है, एसिड है, जैनिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बैटरीज में यूज किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्लीनिंग एजेंट्स में यूज किया जाता है, जैसे कि आप बाथरूम साफ करना है, टाइल साफ करना है, तो उसमें जो है एसिड होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है। अब जो है, आपने यहाँ पे देखा और हमने देखा कि जो बेस है, यानी कि जो क्षारक, बेस यानी क्षारक और एसिड यानी अम्ल। तो ये जो क्षारक है वो जो है एसिड का क्या है? बिल्कुल उल्टा है। आप इसको समझिए एनिमी जैसा है। ये देखो, बहुत फनी सा जो डायग्राम मैंने पिक्चर स्क्रीन पे जो शेयर किया है वो इसीलिए शेयर किया है कि आपको समझे कि दोनों एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के क्या है? एनिमी है, बराबर है। तो जो क्षारक है वो एसिड को स्टॉप करता है, तो इस हिसाब से वो क्या हो गए? एक दूसरे के एनिमी हो गए। अब क्षारक ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? जैसे जो क्षारक है, जैसे अम्ल के यूज हमने देखे कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, बराबर। तो वैसे ही क्षारक
क्या क्षारक के नाम आएंगे, जैसे कि जो टेस्ट और टच करके हमने बताया वो करेला हो गया, लेकिन हर चीज को हम टेस्ट और टच के नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो इसके बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्षारक जो है वो यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जैसे कुछ क्षारक जो हैं उनके नाम मैंने आपको बताया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो है हमारे क्षारक हैं। अब आपके 8th स्टैंडर्ड में बहुत ही ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कपड़े धोने के साबुन में यूज हो रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहाने के साबुन में या शैम्पू में यूज हो रहा है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूना और रंग सफेदी के लिए यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसको बोलते हैं, वो एंटासिड में यूज होता है। एंटासिड मतलब अम्ल प्रतिबंधक। आपने घर में देखा होगा कि जो थोड़े से एजेड हैं, या आप भी अगर कभी बहुत ज्यादा मसाला वगैरह कुछ जंक फूड वगैरह खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, या घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो जनरली आप इनो वगैरह पीते हो, राइट? तो वो सब क्या है वो एंटासिड है। उसके अंदर एक्चुअली क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो ये सारे क्या है, क्षारक हैं। तो ये क्षारक क्यों यूज किए जा रहे हैं क्योंकि ये एसिडिटी यानी जो अम्ल है पेट में उसको कम करने के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। अब जैसे यूज ऑफ कास्टिक सोडा है तो वो पेपर में यूज हो रहा है। सोप और डिटर्जेंट में मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है। फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहा है। सफेदी में कलर रंग बनाने में जो है इनका यूज होता है। किनका यूज होता है, क्षारक। तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि अम्ल क्या है, ठीक है, और उसके बाद क्षारक क्या है। तो कैसे स्वाद से और कैसे टच करके हम बता सकते हैं कि अम्ल क्या है और क्षारक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन जैसे कि ये जो इनऑर्गेनिक अम्ल और क्षारक जो हैं, एसिड और बेस जो हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनको तो हम टेस्ट करके नहीं बता सकते और उनको टच भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है। और आप जानते हो कि एसिड जो है, इनको अगर प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो ये हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इनको तो टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद होगा कि एक वर्ड यूज किया गया था 8th स्टैंडर्ड में ही, ये आपको बताया गया था। 9th स्टैंडर्ड में तो ये बहुत ही डिटेल में है, हम इनको ध्यान से देखेंगे। सूचक यानी कि इंडिकेटर। तो जिन जिन अम्लों या भस्मों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो सूचक या इंडिकेटर वो हैं जो अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है। और ये सूचक, सबसे पहले आपने लिटमस पेपर देखा होगा, और ये वाला जो प्रयोग है लिटमस पेपर का, ये आपने बड़े ही मजे से प्रैक्टिकल रूम में बहुत बार किया होगा। आपको टीचरों ने ये प्रैक्टिकल बहुत बार करवाया होगा। इसमें दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। अब लिटमस पेपर, एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल लिटमस पेपर होता है। आई एम श्योर डेफिनेटली हर एक बंदा जो अभी इस समय मेरे साथ में ये पढ़ रहा है सूचक के बारे में, उसने डेफिनेटली लिटमस पेपर का यूज बहुत बार किया होगा। और बहुत अमेज्ड हो जाते हैं हम जब नीला लिटमस लाल में बदल जाता है और लाल लिटमस नीले में बदल जाता है। तो वो कैसे होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। जो अम्ल है, जैसे कि नींबू का पानी, अगर उसके अंदर आप नीला लिटमस ले जाओगे तो वो लाल हो जाता है। तो जिस तरह से नीला लिटमस लाल हो जाता है तो हमको क्या समझ में आता है कि कोई भी पदार्थ जिसमें हम ये डाल रहे हैं परख नली में, तो वो क्या है, अम्ल है। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा, क्षारक जो है वो क्या है, वो बिल्कुल इसका उल्टा है। तो क्षारक में लाल लिटमस पत्र को लेकर जाएंगे तो वो क्या कर देगा, उसको नीला कर देगा। तो हुआ इतनी सारी चीजें, वापस से रिवाइज कर रहे हैं। अम्ल, जैसे कि आप परख नली ले लो, उसके अंदर कोई भी पदार्थ डाल दो। अब आपको नहीं मालूम है कि वो अम्ल है कि भस्म है, अब आपको नहीं मालूम है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्सिल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको नहीं पता है। तो आप कैसे पता करोगे कि ये अम्ल है या क्षारक है? तो आप बारी बारी से पहले नीला लिटमस पत्र लेकर जाओ। अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या है, वो अम्ल है। फिर अगर उसके अंदर लाल लिटमस, अगर वो अम्ल है तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, और अगर वो क्षारक है
तो लाल लिटमस पत्र जो है नीला हो जाएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको इतना समझ में आ गया कि ये जो अम्ल या क्षारक है इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, लिटमस पत्र से कर सकते हैं। लिटमस पेपर आप जानते हो दो टाइप के हैं, एक नीला लिटमस पत्र और एक लाल लिटमस पत्र। इसके बाद जो है यूनिवर्सल सूचक भी होते हैं, जैसे कि ये तो लिटमस पेपर है। इसके बाद यूनिवर्सल सूचक, जैसे कि यूनिवर्सल सूचक में आ गया आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिर नैफ्थलीन हो गया, और प्राकृतिक सूचक भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक सूचक में अगर आप देखो तो हल्दी है, रोज के पेटल्स हैं, चुकंदर है, बीटरूट, ये सारे जो हैं प्राकृतिक सूचक हैं। तो इसमें अच्छा जो यूनिवर्सल सूचक है उसमें एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पीएच स्केल। सबसे पहले ये पट्टी क्या है, ये जो पट्टी है पीएच स्केल की, पीएच स्केल तो आप जानते हो, स्केल क्या है आप जानते हो, बराबर है। अब पीएच क्या है, ठीक है। तो पीएच जो है, पी यानी पावर ऑफ, एच यानी कि हाइड्रोजन। सो व्हाट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है देखो, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसका भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, पहले पीएच स्केल को अच्छे से देख लेते हैं। अब आप देखो ये तो इसमें 0 से लेके 14 तक की मार्किंग बनी हुई है, नंबर सिस्टम है। 0 से लेके 6 या 0 से लेके 7 तक आप देखोगे तो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक का जो भी वैल्यू अगर आता है तो इसका कलर आप देखो। अगर समझो आपने नींबू परख नली में डाला है तो वो एसिड है, ठीक है। अब उस एसिड में अगर आप यूनिवर्सल सूचक डालते हो तो उसका कलर जो हो जाएगा गुलाबी लाल इस तरह से हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, अम्ल है। अगर उसी परख नली में आप यूनिवर्सल सूचक डालते हो और उसका कलर बैंगनी में बदल जाए, वॉयलेट में बदल जाए, तो आप क्या समझोगे, बैंगनी कलर हो गया है, नीला कलर हो गया है, तो आप क्या समझोगे कि वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। ठीक है, तो कलर से आप समझे। अब अगर उसमें कोई परिवर्तन है, साथ है, अगर साथ है, आप देखो जैसे पानी, तो पानी में यूनिवर्सल सूचक अगर आप डालोगे तो वो कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी का जो पीएच है वो 7 है, तो वो क्या है, वो उदासीन विलयन हो जाएगा। तो ये जो पीएच स्केल है उसकी मार्किंग से समझ में आता है। पहले तो आप कलर से समझे, कलर से आपको समझ में आया कि अगर लाल कलर है, गुलाबी कलर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो नीला कलर है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है क्षारीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। दूसरा जो है पीएच स्केल या पीएच मार्किंग, अगर 0 से लेके 6 के बीच में आ रहा है तो वो अम्लीय प्रकृति का है पीएच का वैल्यू। और अगर 8 से लेके 14 के बीच का वैल्यू आ रहा है पीएच का, तो वो जो है वो क्षारीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। जैसे कि आप देखो 0 पीएच अगर 0 है तो वो बहुत ही प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि बहुत ही प्रबल अम्ल होगा। और अगर 6 है उसका पीएच तो वो बहुत ही दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ये वर्ड्स क्या हैं वो आगे मैं समझाऊंगी आपको, पहले आप ये समझ के लो कि ये कौन सा ज्यादा प्रबल है और कौन सा सबल या दुर्बल है। अब उसी तरह से क्षारीय, जैसे अगर क्षारीय कोई पदार्थ है और उसका पीएच वैल्यू 9 है तो वो जो है दुर्बल क्षार है। लेकिन अगर उसका पीएच वैल्यू 14 है तो वो जो है प्रबल क्षारीय है, बहुत ज्यादा क्षारीय है उसके अंदर। तो ये आप समझ गए कि पीएच वैल्यू अगर 7 है, 7, तो वो जो है उदासीन विलयन है, यानी कि वो नमक है, यानी कि वो उदासीन है, ना तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का है और ना ही वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। ये आपको क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट जो ये तीसरा डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो एक ब्लू कलर का पोर्शन है, H+ आयन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, और एक जो है OH- आयन आपको दिख रहा है क्षारीय में। तो आप देखोगे कि जैसे अगर मैं ये पोर्शन लूं क्षारीय प्रवृत्ति वाला ब्लू साइड का, तो आप वहां पे देखोगे कि ये जो OH- आयन है इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं,
तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो क्षारीय प्रकृति में बहुत ज्यादा है, ये जो सफेद पोर्शन आपको दिख रहा है। और यही हाइड्रोक्सिल आयन अगर मैं अम्लीय साइड में जाऊं, इस साइड में, तो इस हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंटेंट है वो बहुत कम है। और अगर मैं अम्लीय साइड का देखूं तो आप देखोगे कि ये जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन जो है वो अम्लीय साइड का जो पोर्शन है उसमें H+ ज्यादा है, और क्षारीय साइड का जो पोर्शन है उसमें OH- ज्यादा है। तो उससे हम एक और डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि अम्ली अम्लीय साइड में, अम्लीय प्रकृति का जो पदार्थ है उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, और क्षारीय प्रकृति का जो पदार्थ है उसमें जो है हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा होते हैं। फिर से एक बार रिपीट हो रहा है बच्चों, ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल किस लिए यूज हो रहा है? पीएच स्केल इसलिए यूज हो रहा है ताकि हम बता सके कि जो भी पदार्थ हमको दिया गया है वो अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। अगर 0 से लेके 7 के अंदर में पीएच का वैल्यू अगर है तो आप समझेंगे कि वो अम्लीय विलयन है। अगर जो है पीएच का वैल्यू क्षारीय प्रकृति का है तो उसका जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे कुछ जो है पीएच का मान दिया हुआ है, कुछ पदार्थों के पीएच का मान दिया हुआ है। जैसे जो शुद्ध जल होता है, बिल्कुल जो शुद्ध जल होता है वो उसका अगर पीएच का मैं निकालूं तो बिल्कुल 7 होना चाहिए। अगर पीएच का मान उसका 7 आ रहा है, जैसे कि आपने पहले वाले डायग्राम में देखा, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, उदासीन होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे दूध का पीएच मान कितना होगा, तो दूध का पीएच मान देखो बच्चों 6.4, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल। थोड़ा तो एसिड उसके अंदर होता ही है, लैक्टिक एसिड, लेकिन 6.4 वैल्यू है। बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो ऐसी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। अभी जैसे सिरका का मान जो है 3 है, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए जो है हमको ये सारी चीजें खाने के लिए थोड़ा मना की जाती हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अभी जैसे मानव रक्त का मान आप देखोगे तो मानव रक्त का मान क्या है? मानव रक्त का मान 7.4 है, यानी थोड़ा क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। अब नींबू के रस का मान क्या है? 2.4, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब आप देखो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक हम खाते हैं उसका पीएच मान है 7। अब 7 एग्जैक्ट पीएच मान है, उसका मतलब NaCl ना तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा और ना ही क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये जो है क्या है? ये न्यूट्रल है। अब जैसे जो अल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं उसकी प्रकृति देखो 2.8 है, इसीलिए जो बोला जाता है कि अल्कोहल सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये जो है कुछ वैल्यू है पीएच के मान का। अब आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, क्षारक। जैसे कि हमने अम्ल के बारे में देखा तो वैसे ही क्षारक के बारे में आप देखिए। तो क्षारक जो है, क्षारक क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली ये है कि क्षारक, सबसे पहले तो जैसे अगर आप टेस्ट करें या टच करें तो उसमें आपको समझ में आएगा क्षारक जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम जो टेस्ट करके या देख के या स्पर्श करके हमको समझ में आता है, क्षारक को स्पर्श करने पे थोड़ा चिकना भी लगता है। ठीक है, और जो सबसे मेन पॉइंट है क्षारक का वो है कि क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य यानी एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि अगर उसको हम पानी में मिला दें तो जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ये वाला, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये डायग्राम से अब आपको समझ में आया होगा, जो पीएच स्केल का डायग्राम मैंने बनाया था और उसमें मैंने आपको पोर्शन दिखाया था। ये देखो क्षारीय प्रवृत्ति का जो है, यहाँ पे जो है OH- हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है, आपको दिख रहा है, बराबर है। तो क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोक्सिल आयन देता है या निर्माण करता है। अब क्षारक के जो उदाहरण हैं वो भी मैंने आपको बताया, जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा, जिसको हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जो कपड़े धोने के साबुन में यूज होता है। फिर जो है ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी कास्टिक पोटाश बोला जाता है इसको। इसमें पोटेशियम के जो है आयन है, और ये जो नहाने के साबुन में या फिर शैम्पू में यूज होता है। फिर ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये खाद बनाने में यूज होता है। तो ये सारे क्षार हैं। और क्षार जो होते हैं, क्षारक, ये जो क्षारक हैं, अगर ये जल में घुलनशील हैं तो इस क्षारक को क्षार कहते हैं, अगर ये जल में घुलनशील है। इसके बारे में हम आगे भी बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये तीनों क्षारक या अलग अलग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक जो है, ये जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये जो कास्टिक सोडा है, यानी कि ये सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, अगर इसको मैं, ये सॉलिड है और इसको मैं पानी में विलयन बनाऊं, जैसे कि जलीय विलयन बनाऊं, तो क्या होगा, ये इसका विघटन होगा। और विघटन किस में होगा, सोडियम आयंस में होगा और हाइड्रोक्सिल आयन में हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो क्षारक है, इनकी ये प्रवृत्ति है कि अगर इनको आप पानी में डालकर इनका विलयन बनाओ तो ये क्या करते हैं, हमको हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब जाते हैं दूसरे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसका जलीय विलयन बनाऊं, पानी में इसका विलयन बनाऊं, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन पोटेशियम का बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये त्याग देगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन त्याग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्षारक है, क्योंकि क्षारक की प्रवृत्ति ही यही है। अब थर्ड लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर मैं जलीय विलयन इसका बनाती हूँ तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन का परित्याग करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्षारक, क्षारक जो है ये ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन या जलीय द्रव्य जो है मेनली जो क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, क्षारक क्या है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, क्षारक को स्पर्श करने पर ये चिकना लगता है, क्षारक का प्रमुख घटक जो है हाइड्रोक्सिल आयन होता है। और सामान्यतः जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे सोडियम क्या है, धातु है, पोटेशियम क्या है, धातु है, और मैग्नीशियम क्या है, ये भी धातु है। तो इनके जो ऑक्साइड से अगर रिएक्शन होता है तो जो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हम आगे देखेंगे, नो डाउट आगे बहुत ही डीप में देखने वाले हैं ये वाला, कि ये क्षारीय प्रकृति के कैसे होते हैं। तो आई होप आपको क्षारक समझ में आया है। और ये जो है क्षारक की मेन प्रवृत्ति क्या है, आप इसको ध्यान से देखना। जैसे कि अगर क्षारक से उल्टा अम्ल पे अगर मैं जाऊं, तो अम्ल क्या करता है, आपने देखा है, अम्ल कौन से आयन उत्पन्न करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखो, इसमें बताया था कि अगर अम्ल है तो वो क्या करेगा, उसका जलीय विलयन जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। तो अगर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होता है, जलीय विलयन का हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होता है, तो हमें समझना है कि वो क्या है, वो जो है क्षारक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जल में जो क्षारक घुल जाते हैं फिर उन्हें क्षार कहते हैं। अब आप बोलोगे क्षारक है, क्षार है, क्या है, तो क्षारक तो सभी हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सभी क्षारक जो है वो जल में नहीं घुलते हैं। तो कुछ एक क्षारक जो जल में घुलते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था प्रबल क्षार क्या है या दुर्बल क्षार क्या है, इसके बारे में हमने जब पीएच स्केल हम देख रहे थे तभी मैंने आपको बताया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, देखो कि प्रबल और दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो मजबूत है, जो बहुत स्ट्रांग है, तो वो प्रबल है, बराबर है। अब दुर्बल मतलब क्या, दुर्बल मतलब जो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है,
तो अब स्ट्रॉन्ग कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन नहीं है। अब जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ प्रबल और दुर्बल क्षार समझाने के लिए, कि जैसे आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है। अब जब आप एक ग्लास पानी ले लो, ठीक है, उसके अंदर आप पूरा एक नींबू डाल दो, ठीक है। तो अब इस एक ग्लास पानी के लिए वो पूरा एक नींबू जो होगा वो बहुत ज्यादा प्रबल नींबू पानी बनेगा आपका, बराबर है। लेकिन अब उसी एक ग्लास नींबू पानी में मैं जो है 5 ग्लास और डाल दूं, ठीक है। तो एक ग्लास नींबू पानी जो है वो प्रबल नींबू पानी है, यानी बहुत स्ट्रांग है पीने में। और उसी के अंदर मैं 5 ग्लास और खाली पानी डालूं, सिर्फ पानी, उसी एक ग्लास नींबू पानी में 5 ग्लास और डाल दूं, तो नींबू का जो कंटेंट है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। जैसे कि दूध ले लो आप, कभी कभी जब आप दूध पीते हो तो आपको समझ में आता है कि इसका टेस्ट जो बहुत है नेचुरल है, और कभी कभी आपको लगता है ये तो पानी वाला नींबू, पानी डाला है, पानी वाला दूध है ये, तो आप समझ जाते हो कि मतलब ये इसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है, बराबर है। तो इसी तरह से कोई भी विलयन में हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन अगर है तो वो क्षार है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन अगर है तो वो क्षार है। और जिस भी विलयन में ये हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, क्षार जो है वो प्रबल होगा, क्षार जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज्यादा है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ क्षार है या क्षारक है, हम कैसे बता सकते हैं कि उसका जलीय विलयन ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होगा उतना ही वो क्षार प्रबल होगा। जैसे कि जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलेय हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने इसको देखा। इनमें से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये तीव्र क्षार है, क्योंकि ये पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है और उसमें OH आयनों की संख्या बहुत अधिक है। फिर दुर्बल क्षार कौन हो गया, दुर्बल क्षार बोलो आप इसको, या सौम्य क्षार बोलो, सौम्य क्षारक या वीक बेस बोलो, ये कौन है। तो सौम्य क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन नहीं होता है, यानी कि वो पानी में कंप्लीटली घुलते ही नहीं है। तो उनके जलीय विलयन में कम मात्रा में OH या हाइड्रोक्सिल आयन तथा संबंधित क्षारकीय मूलकों के साथ वियोजन न हुए क्षारकों के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप पूछोगे कोई एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो है वो NH3, आप देखो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ही कम है, तो ये वीक जो है बेस है या वीक क्षार है। तो प्रबल क्षार हमारे कौन से हैं, हमने देखा था यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ फिर से। ये देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज्यादा है, तो ये प्रबल क्षार है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं या कास्टिक पोटैश कहते हैं, वो जो है प्रबल क्षार है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ज्यादा है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जो है क्षार है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में जो है हाइड्रोक्साइल आयन ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा प्रबल और दुर्बल क्षार। उसी से रिलेटेड है, आपने देखा होगा कि तनु और सांद्र विलयन का क्या अर्थ है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि नींबू पानी वाला जो उदाहरण है, इसको ही वापस लेते हैं। जैसे कि आप समझे कि एक ग्लास नींबू पानी मैंने बनाया, तो उसके अंदर अगर वो आपने पिया तो आपको क्या समझ में आएगा, बहुत ज्यादा खट्टा, या इसमें नींबू की मात्रा बहुत ज्यादा है, नींबू बहुत स्ट्रांग है। तो वो जो स्ट्रांग वर्ड है, वो जो स्ट्रांग वर्ड है वो ही है सांद्र, यानी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एसिड और बेस का कितना ज्यादा है, कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो सांद्र विलयन यानी कि बहुत ही स्ट्रांग, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन सबसे ज्यादा है, तो वो सांद्र क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी प्रति इकाई आयतन में अधिक आयतन अगर है
यानी कि 1 ग्लास नींबू पानी में 1 नींबू है, और वही जो है उसमें 5 लीटर पानी आपने और डाल दिया, तो किसकी संख्या ज्यादा होगी? पानी की संख्या ज्यादा होगी, ना कि नींबू की। तो वो जो नींबू पानी बनेगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट या तनु बोलो उसको, यानी कि उसमें नींबू का जो कंटेंट है वो बहुत ही कम होगा। तो बच्चों क्या होता है तनु और सांद्र विलयन? तो कोई भी विलयन जिसमें अधिक आयन हो, जिसका भी पदार्थ बनाया, जैसे क्षार को अगर हम ले, क्षारीय प्रवृत्ति को अगर हम ले, तो जिसमें OH माइनस जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन है, तो वो जो विलयन होगा सांद्र विलयन बनेगा। उसके बाद अगर उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन सबसे कम है, तो वो जो विलयन है वो तनु विलयन बनेगा। ठीक है, ये समझे आपको सांद्र विलयन तनु विलयन क्या है? फिर से बता रही हूँ। सांद्र विलयन जिसमें अगर क्षारीय क्षारीय के कंसर्न से देखे कि क्षारीय विलयन कौन सा सांद्र है और कौन सा तनु है, तो क्षारीय विलयन जिसमें इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयन अगर ज्यादा है, तो वो जो है हमारा विलयन जो भी बना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो जो क्या है उसमें जो कंटेंट है हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ज्यादा है। और बिल्कुल इसका उल्टा तनु विलयन क्या है? तो प्रति इकाई आयतन में अगर कम आयन मिले हैं, तो ये जो है क्या है? ये तनु विलयन है। जैसे कि दोनों विलयनों में विलेय की राशि समान होने पर भी विलायक की राशि कम अधिक है। विलेय की राशि का तैयार हुए विलयनों की राशि से अनुपात अलग अलग है। ठीक है, तो ये हम समझे कि विलयन की सांद्रता जो है व्यक्त करते समय विभिन्न विभिन्न इकाइयों का उपयोग होता है। जैसे कि हम मोल में व्यक्त की राशि, हमने पहले इसमें मोल पढ़ा था कि जितना जो है भाग अधिक है आयन, तो वो जो है हमारा सांद्र हो जाएगा, कम है तो वो तनु हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कंसेप्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको सबसे पहले जानना ही है, क्योंकि आप अम्ल जान गए हो, आप क्षार जान गए हो, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट, ये बहुत बार, या आपसे मैं बोलूं कि हर बार जो है ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप क्या समझते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया से। अब जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल, जैसे कि हमने देखा था परमाणु में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि परमाणु में प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, और एक न्यूट्रॉन जो होता है जो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी क्या? उसके ऊपर कोई भी चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब एकदम न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज ना हो। तो अब ये अम्ल और क्षारक जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? देखो, अम्ल और क्षार और बीच में रहा न्यूट्रल। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं एक बार वापस शेयर करती हूँ। देखो ये वाला वीडियो, ये वाला स्क्रीन। जैसे कि अगर मैं 0 पे हूँ, अगर pH वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये क्या है? अम्ल हो गया। अगर pH वैल्यू 14 है, 13 है, तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। अगर pH वैल्यू 7 है, बिल्कुल 7 है, तो ये उदासीन विलयन हो गया है। बराबर। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो कुछ कुछ रिलेटेड है कि उसका pH वैल्यू 7 होना चाहिए। तो ये आप समझ गए सबसे पहली बात कि इसमें अम्ल है और क्षारक है। तो जब किसी अम्लीय विलयन में यानी कि उसका pH वैल्यू 0 से लेके 2 या 3 जो होगा अगर, तो वो सांद्र विलयन बनेगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्लीय बनेगा वो। और अगर उसका pH वैल्यू जो है 12 या 13 है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि सांद्र विलयन बनेगा। किसका? क्षारीय का।
तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा था परमाणु में प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव है। इसलिए प्रोटॉन्स अगर 4 हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब किसी अम्लीय विलयन में जिसका पीएच वैल्यू 0 से लेके 2 या 3 है या 4 है या 5 है और क्षारीय विलयन मिलाया जाता है जिसका पीएच वैल्यू जो है 8 से लेके 14 है, अगर इन दोनों को मिलाया जाए और इनका जो पीएच वैल्यू लगभग एक दूसरे के आसपास हो तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब अम्ल और क्षारक के विलयन को उतनी मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रह जाती है ना ही क्षारीय रह जाती है, वो जो होता है न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। और इस पूरी प्रक्रिया को जो बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर पूरा जो रिएक्शन है लिखा हुआ है, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, अब हम कोई भी एक अम्ल लेते हैं, जो हम सबसे फेमस एसिड्स या अम्ल जो हैं जो आप जानते हो वो है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलो हमने यहाँ पे ले लिया अम्ल की जगह पे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जलीय विलयन एक्वियस यानी कि जलीय विलयन। फिर हमने सबसे फेमस क्षारक लिया, क्षारक हमने अभी देखा कौन कौन से क्षारक हमको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब में से मैंने जो है एक सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षारक है या सांद्र क्षारक है, ठीक है, तो प्रबल क्षारक को मैंने लिया। तो दोनों जब मैंने लिया तो इनके अंदर जब रिएक्शन बना तो आप देखोगे ये जो Na है ये Cl से हो गया, रिएक्ट हो गया, ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया भी आप इसको बोल सकते हो। ये Na जो है वो Cl से कनेक्ट हो गया और ये H और ये H H2O बन गया, यानी कि नमक और पानी बन गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे से मिलाया जाता है तो नमक और पानी बनता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने चाहूँ तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, फिर जब हम खाना खाते हैं और अगर आप रात को ब्रश नहीं करते हो, जो कि आपको करना चाहिए, राइट, आपको 2 बार ब्रश क्यों करना चाहिए और आज के बाद से आप 2 बार ब्रश करोगे ये जानने के बाद, ये उदाहरण जानने के बाद, जैसे कि बच्चों आप रात को ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, और आप खाना खा के डायरेक्ट सो जाते हो, तो वो जो खाना है आपके दांत में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद, आधे या 1 घंटे या 2 घंटा पकड़ लीजिए, उसके बाद जो है जर्म्स उसके अंदर डेवलप होते हैं और वो जो जर्म्स है वो उस खाने को क्या करते हैं, विघटित करके अम्ल बनाते हैं। अब आपका दांत और अम्ल दोनों अकेले पड़ गए, तो ये अम्ल जो है वो आपके दांत का क्या करता है, क्षरण करना शुरू करता है। और धीरे धीरे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो जो अम्ल है धीरे धीरे दांत में कैविटी बनाना शुरू करता है, क्षरण करना शुरू करता है, कैविटी बनाना शुरू करता है। तो आप इसको खत्म कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 2 टाइम ब्रश करना है। अब आप पूछोगे कि जब हम ब्रश करते हैं तो ऐसा क्या जादू हो जाता है कि कैविटी नहीं बनेगी या अम्ल हमारे दांत का क्षरण नहीं करेगा। तो जादू ये होता है बच्चों कि जो टूथपेस्ट है उसके अंदर होता है क्षार। तो अब देखो आपके दांत के अंदर अभी कौन मौजूद है, अम्ल, ठीक है, जो आपके दांतों को सड़ा सकता है, उसका क्षरण कर सकता है। जब आप टूथपेस्ट से ब्रश करते हो तो उस टूथपेस्ट में होती है क्षार की मात्रा, तो अम्ल आपके दांत में अब उसको मिलाया से अम्ल और क्षार दोनों मिलकर उदासीनीकरण प्रक्रिया कर देते हैं, यानी कि ये जो क्षारक है ये अम्ल के साथ मिलके नमक और पानी बना देता है। तो जब दांतों में या मुंह में अम्ल होगा ही नहीं तो वो कैसे आपके दांतों का क्षरण करेगा। समझ में आया बच्चों, अब आपको समझ में आया कि आपको 2 बार ब्रश क्यों करना चाहिए, क्यों करना है आपको 2 बार ब्रश, क्योंकि टूथपेस्ट में होता है क्षार और वो आपके
जो मुंह का जो अम्ल है उसको क्या करता है न, उससे मिलके नमक और पानी बना देता है। सारा अम्ल जो है उदासीन हो जाता है और हमारे दांतों की रक्षा होती है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे कि जैसे कि मैंने आपको एंटासिड के बारे में बताया। जैसे जो हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, ये जरूरी है थोड़ी मात्रा में, ताकि वो खाने का पाचन कर सके, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं और उस एसिडिटी को हम खुद ही बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, वो एसिड जो है पेट में से फिर ऊपर आना, अन्न नलिका में ऊपर आना शुरू होता है। और क्या होता है, हमको जो है अम्ल की बाधा हो जाती है, हमको अम्लता की बाधा हो जाती है। बड़े बुजुर्गों को जो है डकार वगैरह की समस्या हो जाती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, इनो पी लो, बराबर। तो इनो में क्या होता है, क्षारक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो कि क्या करता है, पेट में जाके उस अम्लता को कैसे कम करता है। पेट में है अम्ल और आपने अभी जो है डाला क्या, क्षारक, तो दोनों अम्ल और क्षारक मिलके नमक और पानी बन जाता है, यानी पेट की अम्लता जो है वो खत्म हो गई। तो आई होप आपको ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो क्लियर है, और जो है बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अम्लों के साथ अगर धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया होती है तो क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी। जैसे देखो बच्चों, ये है अम्ल, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अम्ल है। अगर इसके धातु के ऑक्साइड से मैं अभिक्रिया कराऊं तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, ऑक्साइडों की जो प्रवृत्ति क्या होगी। तो जैसे ये कॉपर है, ऑक्साइड, कॉपर धातु है और उसका ऑक्साइड है। अगर इसकी अम्ल से प्रतिक्रिया हो रही है तो क्या बनेगा, हमको ऐसा लगता है ना, तो कॉपर क्लोराइड, ये जो है नमक है और पानी बनेगा, ठीक है। तो ये जो कॉपर क्लोराइड है, इसकी प्रवृत्ति अगर इसके अंदर जो है, आप लाल लिटमस पेपर लेकर जाओ, ये जो नया कॉपर क्लोराइड बना है, लाल लिटमस पेपर लेकर जाओ तो वो हो जाएगा नीला, नीला कलर का हो जाएगा। तो नीला कलर का जब हो जाएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का है, तो वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। बिल्कुल इसके उल्टा, अगर क्षारक के साथ हम कराएं अतिक्रिया, देखो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है, बराबर, और CO2 क्या है, उस अधातु का ऑक्साइड है। तो अगर जब मैं क्षारक के साथ कोई अधात्विक ऑक्साइड की प्रतिक्रिया कराती हूँ तो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर अगर मैं नीला लिटमस पेपर लेकर जा रही हूँ तो वो लाल हो जा रहा है। तो मुझे क्या समझा कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, किससे, अगर क्षारक के साथ मैं उसकी प्रतिक्रिया करा रही हूँ तो, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है केलासीय जल, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, केलासीय जल जो है वो क्या है। जैसे कि कुछ केलासीय पदार्थ होते हैं, आपने ये प्रैक्टिकल रूम में मैंने तो अपने बच्चों को ले जाके प्रैक्टिकल रूम में बहुत ही बढ़िया से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कराया है, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा, वो जो है वो नीला कलर का होता है, और उसका जली विलयन बनाओ तो वो भी नीला कलर बहुत ही प्यारा दिखता है। तो उसको केलासी नीला थोथा भी बोलते हैं, और उसका अणु सूत्र जो है वो कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O। तो ये जो 5H2O है बच्चों, ये क्या है, ये पानी के जो है अणु है। तो ये जो पानी का अणु है वो क्या है, केलासीय जल है। फिर आपने प्रैक्टिकल रूम में फेरस सल्फेट देखा होगा, वो बिल्कुल हरा कलर का होता है, जिसको ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। उसका अणु सूत्र FeSO4.7H2O है। तो ये जो 5H2O 7H2O है बच्चों, ये क्या है, ये केलासीय पदार्थ जो है उनका केलासीय जल होता है। और ये जो केलासीय जल के अणु, ये केलास की अंतर रचना के भाग होते हैं। और जब हम इनको गर्म करते हैं, आई एम श्योर आपने ये प्रैक्टिकल रूम में बहुत बार किया होगा, जब हम इनको गर्म करते हैं या कुछ समय तक खुला भी रख देते हैं तो ये केलासी जल जो है वो बाहर निकल जाता है, उसका केलासी रूप नष्ट हो जाता है, या आप एक प्रकार से बोलो कि वो उड़ जाता है। इसके लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाती हूँ। जैसे आप देखो, ये अब आप पहचान
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इस तरह का प्रैक्टिकल रूम में आपने डेफिनेटली H2O है, ये जो केलासीय जल है, इसके कारण इसका ये रंग इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो ऊष्मा देने पे, जब हम ऊष्मा देते हैं यानी कि गर्म करते हैं, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताऊंगी, आप पहले समझ के लो, एंड आई एम श्योर आपने ये प्रैक्टिकल रूम में किया ही होगा। ऊष्मा देने के कारण इस नीले थोथे का जो केलासीय संरचना है वो टूटकर रंगहीन बन जाता है, चूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब यह समय पानी जो है बाहर निकलता है। केलासीय रचना का ये जो H2O है ये भाग है और यही केलासीय जल है। जब हम इसे गर्म करते रहेंगे तो आप देखोगे कि सफेद चूर्ण बन जाएगा, और जब ये सफेद चूर्ण बन जाएगा फिर आप उसके अंदर 4-6 पानी की बूंदे डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर से उसका कलर जो है वो नीला हो गया है। तो इससे ज्ञात होता है कि गर्म करने के कारण नीले थोथे के केलासों में कोई भी रासायनिक बदलाव नहीं आता है। नीला थोथा गर्म करने पर पानी बाहर निकलता है, केलासी संरचना टूटती है और नीला रंग चला जाना, ये सभी क्या है, ये भौतिक जो है परिवर्तन है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, पहले स्लाइड अगर आप देखो, ये कॉपर सल्फेट है, इसको मैंने परख नली में लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको मैंने परख नली में लिया है, तो अब आपको नीला कलर एकदम क्लियर दिख रहा है और पीछे जो है आपको बर्नर दिख रहा है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, ऊष्मा देने वाले हैं या गर्म करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैं गर्म कर रही हूँ तो ये जो नीला कलर है ये धीरे धीरे उड़ने लगता है। अब I hope आपको दिख रहा है सबको बच्चों, उस फर्क को मैं वापस समझ लेकर और यहाँ जो है ये नीला चूर्ण है, तो दोनों में फर्क दिख रहा है, यानी इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, अणु जो है वो उड़ गया है। तो ये ही जो है ये क्या है, ये केलासीय जल है। आपको क्लियर हुआ बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है केलासीय जल का? ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपना जितने हुए हैं इसको मैंने कंप्लीट किया है। आपको एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे, अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ रहे थे। उसमें जो है अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे थे। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा कि हम उसको टेस्ट करके, जैसे चख के, टच करके बता सकते हैं, लेकिन वो किन किन के बारे में, नींबू, इमली, दही, संतरा के बारे में, और या फिर करेला है तो उसको टेस्ट करके, कसैला है तो वो क्षारक हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ जो है उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए क्या यूज करना है हमको, उनके लिए हमको यूज करना है सूचक यानी कि लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर जब हम यूज कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो जा रहा है तो वो अम्ल है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जा रहा है तो वो जो है क्षारक है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है, प्रबल क्षार और सबल क्षार देखा। हम जानते हैं क्षारक का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि उसका जलीय विलयन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन उतना ही ज्यादा जो है वो प्रबल होगा। कौन? क्षार प्रबल होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगी। अगर भूल जाओगे तो क्या याद करना, टूथपेस्ट वाला जो मैंने उदाहरण दिया उसको याद करना, फिर पेट की अम्लता वाला जो उदाहरण दिया उसको याद करना। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि आपको ये समझा है बच्चों सारा टॉपिक अच्छे से? सारा टॉपिक आपको समझा है बच्चों? गुड मॉर्निंग मिस। हेलो। हेलो मिस। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग। वो गुड आपने जो मॉर्निंग। हाँ लास्ट का, हाँ, आप वो जो लास्ट का पढ़ा रहे थे ना, कौन सा वो, करासीलिया केलासीय जल, केलासीय कैलाशीय जल। जल, उसमें ना आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही, तो वो एक बार रिटर्न बोल समझाइए ना। हाँ, पहले कौन बोल रहा है ये? खुशी राजभर। खुशी राजभर। ओके, देखो बेटा, केलासीय जल जो मैंने आपको बताया ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर समझेगा। आप लोग कभी प्रैक्टिकल रूम में गए होंगे तो ये देखो, ये कॉपर सल्फेट आपने देखा होगा, नीला कलर का जो है कॉपर सल्फेट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं कि इसको हम जो है इसको लेते हैं परख नली में। देखो यहाँ पे परख नली में लिया मैंने, उसके बाद हम इसको गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर का जो केलासीय जल होता है जिसकी वजह से इसको जो नीला कलर प्राप्त हुआ है वो जो है उड़ जाता है। तो ये जो है
केलासीय जल मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये जैसे नीला होता है, इसके अंदर 5H2O अणु, ये जो जल की मात्रा है, इसी की वजह से इसको जो है नीला कलर मिला हुआ है। अगर आप प्रैक्टिकल रूम में गए होगे तो आपने फेरस सल्फेट भी देखा होगा, जो बिल्कुल हरा कलर का होता है। तो ये जो है इसके अंदर, जैसे आपने देखा FeSO4.7H2O, तो ये जो केलासीय पदार्थ हैं, इनमें जो यही जो है जाते हैं। ये जो है रचना का भाग है, इनका ही अपने आप उड़ जाता है और उस भाग का केलासीय रूप जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखोगे आप, यहाँ एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया कि ऊष्मा देने के कारण जो है नीले थेथे का जो केलासीय संरचना है वो टूट गया और टूट के वो रंगहीन चूर्ण बन गया। ठीक है, तो यह होते समय पानी बाहर निकल गया। लेकिन आप ध्यान देना कि जब, जैसे कि ये वाला है, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये जो परख नली है, इसमें जो है चूर्ण अभी पूरा सफेद कलर का हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो पानी जो था उसको गर्म करके उड़ा दिया। जो है उसका कलर आ जाएगा। अभी क्लियर आवाज है और सबको क्लियर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, हाँ बच्चों, आप, आई होप आपको सब समझ में है क्षारक के बारे में और क्षारक के प्रकार और केलासीय जल। आपको क्लियर हुआ सभी को, बच्चों को? उदासीनीकरण अभिक्रिया याद रखोगे ना अभी हमेशा, कभी भूलना नहीं है। अगर भूलोगे तो क्या याद करना है? टूथपेस्ट याद करना है ना? और कितनी बार टूथपेस्ट करना है, ब्रश करना है कितनी बार? 2 बार। क्यों करना है? क्योंकि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया अब आप जानते हो, राइट? कि अम्ल है और अम्ल और भस्म मिलके क्या कर देते हैं? नमक और पानी बनाते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। चलो बच्चों, ठीक है, आई होप आपको समझा है सब कुछ। और ध्यान से पढ़ना है, घरों के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, एंड टेक केयर, बी सेफ। चलो बाय एवरीबॉडी।